वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। आज मैं मॉनेटरी पॉलिसी में बात करने जाऊंगा कि मनी और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट किस तरह से मनी को देखते थे, या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग मनी किस तरह से डील की जाती थी। असल में इस सेशन को रखने का मकसद ये है बच्चों का कि उन बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो जाए, स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो जाए कि मनी जो है उसका बेसिकली ताल्लुक क्या था और वक्तन फ़वक्तन इसमें क्या इनोवेशंस आती रही। देखिए कि इनिशियली मनी को अगर देखा जाए तो मनी को डिफरेंट तरीक़ों से देखा गया। पहले तो देखें, पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, तो सबसे बड़ा मसला ये होता था कि ट्रांसैक्शन ऑफ मीडियम, कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। अगर उसको अगर देखते भी तो उसकी वैल्यू प्रॉपर नहीं थी। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चीज़ को ब्रीफ किया और उन्होंने ब्रीफ करके ये कहा कि जनाब हमें ऐसा करना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ निकालनी चाहिए जिससे हम कोई चीज़ रेगुलेट कर सकें, जिससे हमारी जो ट्रांजैक्शन और मीडियम है वो क्लियर हो सके। अब हम इसकी डिस्कशन आपको प्रॉपरली करते हैं कि ये किस तरह से डील की जाती। सबसे पहला जो कंसेप्ट है, सबसे पहले जो इकोनॉमिस्ट ने कंसेप्ट पेश किया वो कंसेप्ट ये था कि जी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी। क्वांटिटी सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वांटिटी क्या होती है, किसी चीज़ की तादाद के बारे में बात की जाएगी। तो मनी की जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी उसमें ये कहते थे कि अगर मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ा दी जाए या मार्केट में इंक्रीज कर दी जाए सप्लाई, तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो प्राइस लेवल होगा वो अचानक मूव करेगा, शिफ्ट अप करेगा। अच्छा, हम इसको बाद में डिस्कस डिटेल में करेंगे क्योंकि हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, मनी सप्लाई से। तो हम इसका जो कंप्लीट जो होगा वो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ ये बताना जरूरी था कि वो प्राइस से कहते हैं कि प्राइस जो है बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करती है। प्राइस फ्लैक्चुएट कैसे करती है? प्राइस ऐसे फ्लैक्चुएट करती है कि जब आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस हाई हो जाएगी, जब सप्लाई कम होगी तो वो प्राइस जो है वो आपकी डाउनवर्ड या डिक्रीज हो जाएगी। तो ये एक इकोनॉमिस्ट का एक कंसेप्ट था जो कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंदर हम देखते हैं। तो बेसिकली उनका यही था कि वो कहते थे कि जी इसमें प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन हो जाएगी, और जब वो प्राइस कम होगी तो वो डिफ्लेशन की तरफ मूव कर जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना ये भी था कि रोल ऑफ मनी जो है वो वैसे सिर्फ एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी इनको कहते थे कि वो सिर्फ लेन देन के काम आ सकती है, उसका कोई अमल दखल सप्लाई से या प्राइस से या कोई चीज़ नहीं है। जो क्वांटिटी थ्योरी को बेसिकली, क्वांटिटी थ्योरी बाद में आई, उससे पहले आपको ये बताया गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी इस थ्योरी के अंदर उन्होंने कहा कि सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बेसिकली डेफिनेशन ऑफ मनी है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मगर इससे अगर हम देखते हैं तो इससे हमें ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि हमारी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसमें काफ़ी चेंज है, काफ़ी शिफ्ट आ रहा है। शिफ्ट आ रहा है क्यों आ रहा है? क्योंकि उसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी जो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं हो रही। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में भी कुछ कुछ इसमें कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन ये कहते क्या थे कि पैसा सिर्फ जो है आपस में मेलजोल, या पैसे को कहना चाहिए कि वो एक मीडियम ऑफ ट्रांसफर था, ट्रांसफर मीडियम था, यानी किसी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं इस मीडियम के थ्रू। बस ये उनकी लॉजिक थी यहाँ पर। फिर अगर बात कर लेते हैं तो जब ये मनी का इन्वेशन हुई और मनी बनना शुरू हुई, मनी की इजाद शुरू हुई, तो मनी की इजाद से क्या हुआ? मनी की इजाद से उन्हें सबसे पहला जो मसला आया वो ये आया कि उनको ये लगा कि हम किस तरह से मनी को बना सकते हैं। तो पहले क्या हुआ कि कुछ कंट्रीज के अंदर गोल्ड माइन निकल आई। जब गोल्ड माइन निकली तो बहुत थोड़ी होती थी, बहुत स्केरस होती थी, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि हाई लेबर में लगती थी जिससे हम गोल्ड को निकाल पाते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कैसा करते हैं कि जब गोल्ड को हम एज ए स्टैंडर्ड मनी रख लेंगे तो एज ए स्टैंडर्ड मनी हम गोल्ड रख लेंगे, यानी क्या होगा, उससे गोल्ड कॉइन एक दूसरे को जो है शिफ्ट किया जा सकेगा। अब क्या कंडीशन हुई, अभी कंडीशन होती है कि गोल्ड कॉइन तो चलना शुरू होगा करेंसी के अंदर, लेकिन लोगों से क्या होता था, लोग गोल्ड कॉइन को घुमा सकते थे, लोगों से गोल्ड कॉइन गुम हो जाते थे, लॉस हो जाता था, कहीं किसी से गुम हो गए कॉइन तो वो गुम हो गए। उससे क्या होता था, उससे इकोनॉमी की सप्लाई के ऊपर बहुत फर्क पड़ता था। फिर किसी से वो चोरी कर लिए गए, किसी से वो कर लिए गए, तो उससे इकोनॉमी की सप्लाई बहुत मुतासर हो रही थी। तो इस कंसेप्ट को भी फॉलोसिटी देखनी पड़ी, यानी इसको भी देखना पड़ा कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये कंसेप्ट बाद में फॉल हो गया, इसको फॉल्स करना पड़ा। जो इनके अकॉर्डिंग थर्ड कंसेप्ट था मनी के लिहाज से, वो ये कहते थे कि मनी में डिकोटॉमी पाई जाती है, यानी इसका डबल बिहेवियर है, ड्यूल बिहेवियर है। अगर हम इसे लॉन्ग रन में देखते हैं तो लॉन्ग रन में क्या है, वो आपकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज करती है, आपकी रिसोर्सेज बढ़ाती है, आपकी जो वांट्स हैं उनको इंक्रीज करती है। दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो दूसरी जानब हमारा क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है
उसमें शॉर्ट रन के अंदर हम देखते हैं तो प्राइस और वेजेस जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, और वो क्या करती है, आपकी जो मनी है वो लॉन्ग रन में कुछ वेरिएबल को स्टेबल करती है। वेरिएबल स्टेबल रखने के लिए वो क्या करती है, वो आपका लेबर एम्प्लॉयमेंट और जो आपका टेक्नोलॉजी है उसको मेंटेन करने के लिए लॉन्ग रन में मनी का एक खास किरदार होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम उसकी बात कर लेते हैं शॉर्ट रन के अंदर, तो शॉर्ट रन के अंदर बहुत सारी ऐसी फ्लॉस छोड़ रही होती है, ऐसी कमियां उसके अंदर आ रही होती हैं, ऐसी खामियां आ रही होती हैं, जिन खामियों को हम यहाँ डिस्कस इस तरह से करते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन क्लियर हो जाती है कि हमने जो है बेसिकली जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं मनी के दो रोल हैं, एक लॉन्ग रन में है, लॉन्ग रन में टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज आपकी इंक्रीज होती हैं, और जब आप शॉर्ट रन में बात करते हो तो आपके पास जो है वो शॉर्ट रन में आपकी प्राइस और वेजेस जो है से मेंटेन किए जाते हैं, और ये नॉमिनल वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए काम आती है। बेसिकली ये उनके दो कंसेप्ट थे। दरअसल स्टूडेंट्स को ये सब बताना इसलिए ज़रूरी था, और इसलिए बताना भी अहम समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर हो जाए कि जो आपकी इकोनॉमी है उसके अंदर पैसे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ठीक है, और पैसे से ही इकोनॉमी की कंडीशंस को स्टेबलाइज किया जाता है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो ओवरव्यू था या उनकी जो डिस्कशन थी वो ये थी कि उनके लिए जो मनी की कंडीशन थी वो ये थी। लेकिन इसके बाद जो एक बड़ा शिफ्ट आया, चेंज आया, जो केनेशियन के अंदर आया, केनेशियन इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हमने देखा 1930 के बाद से जो इन्फ्लेशन और जो हमने अनएम्प्लॉयमेंट का एक रेशो देखा, तो उस रेशो से हमें एक चीज का अंदाजा हुआ कि हमारी जो चेंजेस ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज था, जो हमारा इन्वायरमेंटल चेंज था, वो इन्वायरमेंटल चेंज क्रिएट हुआ। कैसे क्रिएट हुआ, उसकी क्रिएशन ऐसे हुई कि हमने उसको ये करना शुरू कर दिया कि हमने उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए। तो वो हम अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे कि काइनेशियन का सिस्टम क्या था, और ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मेरा ख्याल है कुछ हद तक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बेसिकली मैं इसकी डिटेल आगे करूंगा अगले सेशंस के अंदर, मगर मैं यहाँ सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उनका मनी के बारे में क्या ख्याल था, और एक उनके बारे में क्या उनकी परसेप्शन थी, जनरल परसेप्शन यहाँ दे रहा हूँ। लेकिन मैं इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट इसको एलोबरेट करता हुआ मजीद आपको बताऊंगा ये कि किस तरह से ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, और ये एग्जिस्ट किस तरह से आज भी एग्जिस्ट करते हैं। आज भी हम इनको स्टडी कर रहे हैं एज ए इकोनॉमिक थ्योरी।